वेलकम टू जय स्टडी। हमारा प्रयास आपकी सफलता। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट तथा सभी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं से संबंधित बाल विकास का एक अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का सेशन। आज इस सेशन में हम 30 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो कि अपकमिंग एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और इन्हें बहुत ध्यानपूर्वक देखेगा। अगर इससे पहले के सेशन अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो वीडियो के जस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप प्रत्येक सेशन को देख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आज का प्रश्न संख्या 1। प्रश्न संख्या 1 में आपसे दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिएगा, इस टाइप का जब भी क्वेश्चंस मिलता है तो उसके हमें चारों ऑप्शन पढ़ने कंपलसरी होते हैं क्योंकि डिपेंड करते हैं ऑप्शन पर। तो ऑप्शन 1, वंशानुक्रम माता पिता से संतान में गुणों का संचरण है, पहला कहते हैं। ऑप्शन 2, विकास प्राणी और उसके पर्यावरण की अंतरक्रिया का परिणाम है। ऑप्शन 3, वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का शोधन है। ऑप्शन 4, माता पिता की शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का संतानों में संचरित होना वंशानुक्रम है। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ अगर मैं आपसे बताता हूँ, जो कथन इसने दिया है कि वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का शोधन है, ये कथन बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है उसका रीज़न आप समझिएगा, और अगर आप रेगुलर बेसिस पर पढ़ रहे हैं तो आप इसे बहुत बढ़िया से समझ भी चुके होंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहता है, साचार्य के नियम है। ऑप्शन आप पढ़िएगा। ऑप्शन में आपको दिया गया है, एक सेकंड रुकेंगे बस। अब मैं आपको ऑप्शन फर्स्ट का क्लिक कर देता हूँ आंसर, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट चलते हैं और नेक्स्ट साचार्य के नियम है। ऑप्शन 1 समानता का नियम, ऑप्शन 2 वैषम्य का नियम, ऑप्शन 3 समीपता का नियम और ऑप्शन 4 हमसे कहता है ये सभी। तो देखिए, समानता, वैषम्य व समीपता ये सभी जो होते हैं वो ना नियम साचार्य के नियम ही है। इसके अनुसार व्यक्ति प्राप्त ज्ञान का उपयोग अन्य परिस्थिति में या सहचारी उद्दीपक वस्तु के प्रति भी करने लगता है। यानी कि कुल मिला के इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि ये सभी सही हैं, ये सभी साचार्य के नियम ही हैं। प्रश्न संख्या 3 में हमसे दिया गया है और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही है, यानी कि वह क्या कहलाता है, ये चीज़ पूछी जा रही है। तो देखिएगा, गेट्स के द्वारा जो अनुभव है वो हमारे व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है, व्यवहार में परिवर्तन का सीखना। तो सीखना यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है वो हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने आप को प्रेम करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं। तो अपने आप के जो प्रेम करने की प्रवृत्ति होती है, अब शायद मैं उम्मीद करूंगा आप प्रत्येक ऑप्शन को बढ़िया से पढ़ पाएंगे। मैं आपको डायरेक्ट वाली की तरफ लेके चलता हूं, यानी एक्सप्लेनेशन को मैं पहले बताऊंगा और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा इसका सही आंसर। एक्सप्लेनेशन पहले सुनिएगा। एक्चुअली क्या है, अपने आप को प्रेम करने की जो प्रवृत्ति होती है उसको नार्सिसिज्म की प्रवृत्ति कहा जाता है। इसके अंतर्गत व्यक्ति केवल अपने शरीर से ही प्रेम करता है, वह जगत में कोई भी वस्तु उसे आकर्षित नहीं कर पाती है। अब ये प्रक्रिया है नार्सिसिज्म की प्रवृत्ति, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमसे कहते हैं, मनुष्य की बुद्धि आगे की पीढ़ियों में संक्रमित होती है, डैश का कार्य इस जन्मजात योग्यता के विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का निर्माण करना है। ऑप्शन आप पढ़िएगा, काफ़ी बढ़िया है। अब मैं आपको बता रहा हूँ, सुनिएगा। मॉस एवं बिंगो का नाम आपने सुना होगा अगर बाल विकास को बढ़िया से पढ़े होंगे तो। के अनुसार मानव व्यवहार की जो प्रत्येक विशेषता है वो वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का ही परिणाम होती है। अब देखिए, इसमें हम चलें तो ऑप्शन हमें वातावरण मिल रहा है। अब मैं आगे आपसे बता रहा हूँ, समझिएगा। जो वंशानुक्रम के फलस्वरूप मनुष्य की बुद्धि आगे की पीढ़ियों में संक्रमित होती है, उसी प्रकार वातावरण का कार्य इस जन्मजात योग्यता के विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का निर्माण करना होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 6 समझिएगा क्या कहता है। पूरे आवृत्ति वितरण के प्रतिनिधित्व करने वाले मान को डैश कहा जाता है, यानी कि क्या कहा जाता है ये पूछा जा रहा है।
जो पूरे आवर्ती वितरण के जो प्रतिनिधित्व होते हैं वो करने वाला जो मान होता है उस मान को हम केंद्रवर्ती प्रमाप का मान कहते हैं। अब केंद्रवर्ती प्रमाप का मान हमें ऑप्शन नंबर 2 में मिल रहा है। इसके अंतर्गत क्या होता है तो याद रखो, माध्य हो, माध्यिका हो, बहुलक, ये तीनों शामिल होते हैं। माध्य, माध्यिका और बहुलक तीनों शामिल होते हैं, इसलिए प्रश्न संख्या 6 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न संख्या 7 की तरफ। प्रश्न संख्या 7 में हमें दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है। देखिए, दो चीज़ें होती हैं, एक ऑप्शन में क्वेश्चन में बनता है सही है और एक क्वेश्चन में बनता है सही नहीं है। जब सही नहीं है इसका मतलब 3 सही होंगी, हमें एक वाई एलिमिनेट करना है जो रॉन्ग वाला है। सही है तो 3 सही और 3 गलत होंगी और एक सही वाला होगा, दोनों चीज़ों में अंतर रखिएगा। जब कोई बालक किसी कार्य को स्वयं अपनी इच्छा से करता है, तो ऐसे बालक को आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बालक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऐसे बालक को आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बालक कहा जाता है। इनमें प्रायः क्या होते हैं कि चुनौतीपूर्ण कार्य करते समय आनंद उठाने तथा कठिन कार्य को उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करने की विशेषता होती है। यानी कि कुल मिला के मैं आपसे कहूँ, वे हमेशा सफल होते हैं। ये चीज़ इसमें आपका सही नहीं है, बाकी सब सही है। चुनौतीपूर्ण कार्य करना पसंद करते हैं, वे कार्य से आनंद का अनुभव करते हैं, वे कठिन कार्य में उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं, लेकिन वे हमेशा सफल होते हैं, ये कथन सही नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर होगा। 8वां प्रश्न पढ़िएगा। बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका शिक्षक को आदोपांत अध्ययन करना चाहिए। उपरोक्त कथन किसके द्वारा दिया गया है, यानी कि ये कथन किसका है, ये चीज़ बतानी है। तो मैं आपको सर्वप्रथम बताना चाहूँगा कि रूसो एक थे मनोवैज्ञानिक, यानी कि रूसो के अनुसार बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका शिक्षक को आदोपांत अध्ययन करना चाहिए। यानी कि इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, बोले तो रूसो। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है। तो बाल मनोविज्ञान के अनुसार जो शिक्षा के क्षेत्र में हमारा मुख्य स्थान रहता है वो आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन आप भली भांति पढ़ और देख पा रहे होंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। जो शिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत आज का समय है ना, वो बालक को प्रथम स्थान दिया जाता है। आज के समय में किसे दिया जाता है प्रथम स्थान? बालक को दिया जाता है। अब बालक हमें ऑप्शन नंबर 1 में मिल रहा है, लेकिन है क्या, संपूर्ण शिक्षण व्यवस्था बालक के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है। और बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में बालक का जो स्थान है वो प्रमुख स्थान है, यानी कि मुख्य स्थान है। इसलिए आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न संख्या 10 पढ़िएगा। सामान्य से विशेष की तर्क की प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति में होती है। यानी सामान्य से विशेष की ओर बात कर रहा है, तो मैं आपको बताऊंगा सामान्य से विशेष की जो तर्क की प्रक्रिया होती है उसे हम निगमनात्मक प्रवृत्ति कहते हैं। अब निगमनात्मक पद्धति जो होती है वो हमारा ऑप्शन नंबर 2 में मिल रहा है। अब फिर होता क्या है, ये जो विधि होती है ना वो नवीन समस्याओं को हल करने के लिए सर्वोत्तम विधि मानी जाती है। यानी कि नई नई जो समस्याएं आ रही हैं उनका अगर हम समाधान चाहें तो हमें इसमें बहुत सहायता मिलती है। और इस प्रक्रिया को कहते हैं निगमनात्मक प्रविधि या फिर पद्धति या फिर विधि। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 11 में हमसे कहा गया है कि बालावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है। तो जो बालावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता है, अगर मैं आपसे कहूँ तो उसे सामूहिकता की जो भावना है ना वो बालावस्था की, जिसे बालावस्था जो होती है वो आपको पता होगा 6 से 12 वर्ष की होती है। इसकी एक प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता है। 6 से 12 वर्ष की अवस्था बालावस्था के रूप में मानी जाती है और इसकी जो प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता है वो सामूहिकता की भावना ही है। बाकी अगर मैं आपसे थोड़ा सा डिटेल करूं तो कुछ रहता है। इसके कारण क्या होता है ना, इस अवस्था में बालक में सामूहिक प्रवृत्ति बहुत ही प्रबल होती है और इस अवस्था में बालक में उसे अधिक से अधिक समय दूसरे बालकों के साथ व्यतीत करना अच्छा लगता है। इसलिए इस प्रश्न का आंसर होगा सामूहिकता की भावना। चलते हैं प्रश्न संख्या 12 की ओर और 12 नंबर प्रश्न देखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। किशोरावस्था में संभोगों की तीव्रता किस प्रकार प्रकट होती है। तो अगर मैं आपको बताऊं, आप ऑप्शन भली भांति देख और पढ़ पा रहे होंगे,
मैं आपको सीधे सीधे वैल्यू बताऊंगा, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही है प्लस उसका डिटेल क्या है। जो किशोर होते हैं ना, वो अनेक प्रकार के संवेगों से संघर्ष करता है। किशोर अवस्था में क्या होता है, किशोर अनेक प्रकार के संवेगों से संघर्ष करता है और वह प्रतिकूल पारिवारिक संबंध, व्यवसाय की समस्या, नई परिस्थितियों के साथ समायोजन करने आदि में समस्या का अनुभव करता है, जिसके कारण उसके संवेग जो होते हैं ना वो तीव्र गति से प्रकट होते हैं। और जब संवेग तीव्र गति से प्रकट होंगे, अब हमें से पूछा है तीव्रता किस प्रकार प्रकट होती है, तो देखो प्रतिकूल पारिवारिक संबंध की मैंने अभी चर्चा की, व्यवसाय की समस्या मैंने चर्चा की, नई परिस्थिति के साथ समायोजन की चर्चा की, इसलिए जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट आइएगा, 140 से अधिक बुद्धि लब्धि यानी IQ वाले बच्चों को किस श्रेणी में रखेंगे। तो जब 140 से अधिक बुद्धि लब्धि यानी IQ के बच्चे अगर होते हैं तो उन्हें प्रतिभाशाली बच्चों की श्रेणी में रखा जाता है। ये चीज़ आप याद रखिएगा और एक IQ का क्वेश्चन प्रति एग्जाम्स में आता है। अब बुद्धि लब्धि का जो प्रयोग होता है ना, बालक की मानसिक योग्यता के विकास की गति को जानने के लिए किया जाता है, इसलिए हम यहाँ पे कहाँ रखेंगे इसे, या हम रखेंगे प्रतिभाशाली। और प्रतिभाशाली बोले तो ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न संख्या 14, सृजनशीलता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की जो मानसिक क्रिया है, ये किसके द्वारा कथन कहा गया था। तो ये जो कथन है वो मैं आपको बताना चाहूँगा, क्रो एंड क्रो का कथन है, इसलिए आप इसे याद रखिएगा, क्रो एंड क्रो ने ये कथन कहा था। प्रश्न संख्या 15, प्रयास और भूल सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो प्रयास और भूल सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं उनकी अगर मैं बात करूं तो वो थे E.L. थॉर्नडाइक। E.L. थॉर्नडाइक द्वारा ये दिया गया था। अब इसकी डिटेल थोड़ा सा समझने का अगर आप प्रयास करेंगे तो ज़रूर मैं आपको बताऊंगा। इसमें क्या होता है, जब किसी कार्य को करते हैं तो उसमें त्रुटियों अथवा भूलों की संख्या जो होती है ना वो अधिक होती है, क्योंकि गलतियों से ही तो हम सीखते हैं बहुत सारी चीज़ें, किंतु ये हम क्या करते हैं बार बार उसी कार्य को दोहराते रहते हैं, तो त्रुटियां और हमारी जो भूलों की संख्या है ना वो कम होती चली जाती है। तो इस प्रकार सीखने को ही प्रयास और भूल द्वारा सीखना कहा जाता है। और ये प्रतिपादक इसके कौन थे, तो प्रतिपादक थे थॉर्नडाइक जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 16, सीखने के पठार के निराकरण के लिए क्या नहीं करना चाहिए। तो देखिए, नहीं करना चाहिए और करना चाहिए दोनों में अंतर है ना। अब मैं अगर आपसे कहूँ तो सीखने की जो गति होती है ना वो सदैव असमान होती है। कैसी होती है, सदैव असमान होती है। अतः सीखने का जो पठार है ना उसके निराकरण हेतु सीखने वाले को दंडित करने के बजाय प्रेरित किया जाए, क्योंकि शिक्षण विधियों को बदला जाए तथा उसकी कमजोरी के कारणों की खोज कर उन्हें दूर किया जाए। अगर मैं आपसे कहूँ आप पढ़ाई करो और फिर मैं आपसे कहूँ नहीं आप पढ़ाई मत करो, मूवी देखो या एंटरटेनमेंट करो, तो वो सभी चीज़ें अलग हैं। मेरा कार्य है आपको अधिक से अधिक प्रेरित करूं कि आप पढ़ाई की तरफ ध्यान दो। अगर आप घर पे भी खाली बैठे हो तो अपनी पढ़ाई करो। अब पढ़ाई करने के बहुत सारे माध्यम है, आप किताब से पढ़ो, अपने पुराने नोट्स से पढ़ो, या फिर आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी पढ़ सकते हैं, जैसे कि आज हम आपको बता रहे हैं जय स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो इसका आप प्रचार और प्रसार करेंगे तो वो कौन करेंगे, आप ही करेंगे। तो आपका कार्य है इस वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जय स्टडी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन अवश्य क्लिक करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको प्राप्त हो सके। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, क्योंकि ये ना भूलें आप। नेक्स्ट आएंगे तो इसमें क्या आंसर हुआ, उसे दंडित करना चाहिए, ये चीज़ गलत है, बाकी सभी सही है। जिस वक्र रेखा में प्रारंभ में सीखने की गति तीव्र होती है और बाद में ये क्रमशः मंद होती जाती है, उस वक्र रेखा को किस नाम से जाना जाता है। तो मैं अगर आपसे कहना चाहूँ तो वो होता है उन्नतोदर रेखा। उन्नतोदर रेखा जिसे हम कॉन्वेक्स कर्व कहते हैं। उन्नतोदर रेखा जो होती है ना वो एक अधिगम वक्र होता है, जिसका वर्णन सर्वप्रथम किसने किया था, तो वो आप नाम याद रखेगा, हरमन इविगथस ने किया था। कब किया था, तो 1985 में इसके द्वारा किया गया था। हरमन इविगथस ने 1985 में इसका सर्वप्रथम वर्णन किया था। और इसमें क्या होता है कि वक्र रेखा में प्रारंभ में सीखने की गति तीव्र होती है, लेकिन बाद में जो सीखने की गति होती है ना वो मंद होती चली जाती है। इसलिए इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1। वैसे ही आपने सुना और समझा होगा कि छोटा बच्चा जो होता है ना बहुत जल्दी चीज़ों को सीख लेता है, समझ लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हो, आपसे चाहे कितनी बार करो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब कर लो, आप आओगे वीडियो देखोगे चले जाओगे, शुरू से एंड तक देखोगे ही नहीं, तो आप सीखोगे कहाँ से। इसलिए क्या होता है आपके अंदर कम होती जाती है, यानी आप मंद होते जाते हैं,
और एक नया बच्चा उठ के आता है मार्केट में, अगर उसने पहली बार ही चैनल देखा, तुरंत सब्सक्राइब किया, वीडियो को लाइक किया, शेयर किया, यानी उसकी अधिक हो गई। तो ये दोनों में अंतर रहता है। वो चला जाता है जॉब करने, लेकिन तुम पड़े रह जाते हो, तुम कहते हो कि भाई हमारे लिए कुछ हो ही नहीं रहा। तो ऐसा नहीं है, आप कंटिन्यूस लगे रहिएगा, आपको भी सफलता जरूर मिलेगी। प्रश्न संख्या 18 देखिएगा। व्यक्तिक भिन्नता का जो अर्थ है वो क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। अब अगर मैं आपसे कहूँ ना व्यक्तिक भिन्नता, तो इसका जो तात्पर्य होता है वो होता है दो व्यक्ति शारीरिक मानसिक योग्यताओं और संवेगात्मक दशाओं में समान और एक जैसे नहीं हो सकते। यानी कि शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और संवेगात्मक दशाओं के रूप से एक समान नहीं हो सकते कोई भी दो व्यक्ति। इसलिए जो हमारा इसमें आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्यों हो जाएगा? क्योंकि कोई भी दो व्यक्ति शारीरिक मानसिक योग्यता और संवेगात्मक दशा में एक जैसे नहीं हो सकते, और ये हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, अगला प्रश्न संख्या 19 देखिएगा। 30 क्वेश्चंस करने हैं, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक लगे रहिएगा, प्रत्येक क्वेश्चंस को एंजॉय के साथ पढ़िएगा। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का प्रमुख उद्देश्य है। तो मानसिक स्वास्थ्य जो विज्ञान है ना, ये एक विज्ञान है, एक ऐसी विज्ञान है जो बालक के मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने, मानसिक रोगों की रोकथाम करने एवं उन्हें दूर करने, और इसी के साथ साथ क्या करता है कि कुछ समायोजन का निराकरण करने के उपाय के विषय में भी बताता है। अब देखिएगा, पहला ऑप्शन है बालक के मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करना। अच्छा चलो हो जाएगा। दूसरा पढ़ें, कुछ समायोजन का निराकरण करना, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, 1 और 2 दोनों। और नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है और बहुत बढ़िया भी प्रश्न है। कहता है निम्नांकित 7 छात्रों के अंक इस प्रकार हैं, उपरोक्त की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो माध्यिका मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, अगर आप बढ़िया से सीख और समझ पा रहे होंगे। माध्यिका में क्या कहते हैं, कितने हैं? 7 छात्र हैं, 7 में 1 जोड़ो, कितना हुआ? 8 और 2 से भाग कर दो, कितना आया? 4। यानी कि चौथा वाला जो नंबर होगा ना, वही वाला आपका आंसर हो जाएगा। अब चौथा वाला नंबर कैसे? छोटे से बड़े के क्रम में चलोगे। छोटे से बड़े के क्रम में देखो, ये 1 नंबर है, 23 सबसे छोटा है, 23 के बाद 36 2 नंबर पे, 38 3 नंबर पे, 40 4 नंबर पे। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो गया? 40 हो गया। या दूसरा आप ऐसे कर सकते हो, इन सबको जोड़ के फिर उसे सॉल्व कर सकते हो, या आप आरोही क्रम में लगाओ और बीच वाला पकड़ लो। देखो टोटल कितनी है? 7। तो 7 ऐसे करके रखो, मैंने लिखा 23, 23 के बाद इससे बड़ा है 36, 36 से बड़ा है या 38, 38 से बड़ा है या 40। अब देखो 3 इधर छोड़े, 3 इधर छोड़े, तो बीच वाला जो हो गया वो आपकी माध्यिका होगा, इसलिए आंसर क्या हो गया? 40। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, रुचि का संबंध है। ऑप्शन दिए गए हैं योग्यता, अवधान, दोनों, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो रुचि होती है ना, रुचि का जो अवधान से सीधा तथा घनिष्ठ संबंध होता है, और दोनों जो होते हैं ना वो साथ में ही चलते हैं। अब रुचि एक ऐसा प्रेरक शक्ति है जो हमें किसी वस्तु, व्यक्ति या क्रिया के प्रति ध्यान देने के लिए प्रेरित करती है। अब जब हम देख रहे हैं तो हमें दोनों चीज़ें मिल गई। योग्यता का कोई तो मतलब ही नहीं हुआ, किसका मतलब आया? अवधान का। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। थोड़ा सा धुंधला दिखाई दे रहा होगा, लेकिन मैं बोल रहा हूँ, आप समझिएगा, प्रत्येक ऑप्शन भी पढ़ूंगा। सीखे हुए ज्ञान, कौशल का विषय या अन्य परिस्थितियों में उपयोग करने को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है प्रेरणा, दूसरा है सीखने का स्थानांतरण, तीसरा है भग्नाशा, और चौथा है चिंता। और समझिएगा, जो सीखा हुआ ज्ञान होता है ना, कौशल या विषय अन्य परिस्थितियों में उपयोग करना सीखने का स्थानांतरण के नाम से जाना जाता है, और सीखने का स्थानांतरण ऑप्शन नंबर 2 में है, इसलिए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, अनुबंधन की प्रक्रिया में प्रथम सोपान निम्नांकित में से कौन सा है? ऑप्शन 1 है उत्तेजना, ऑप्शन 2 आवृत्ति, ऑप्शन 3 सामान्यीकरण, ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। अगर मैं आपसे कहता हूँ तो जो पावलोव थे ना, पावलोव के अनुसार सीखना एक अनुबंधनात्मक प्रक्रिया है जिसका प्रथम सोपान उत्तेजना के नाम से जाना जाता है। प्रथम सोपान ही हमसे पूछा गया है, वो है हमारा उत्तेजना, जो पहले किसी विशेष अनुक्रिया के साथ लगी रहती है और अंत में किसी व्यवहार का कारण बन जाती है, उसे ही हम क्या कहते हैं? उत्तेजना। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट आइए 24 की तरफ। 24 में हमसे क्या कहा गया है वो चीज़ देखिएगा। कहता है स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है, ये कथन किसका है? ऑप्शन नंबर 1 दिया गया है मैकडोगल, ऑप्शन 2 है वुडवर्थ, ऑप्शन 3 रॉस, और ऑप्शन 4 आपको दिया गया है ड्राइवर।
एक्चुअली क्या होता है कि वुडवर्थ ने ये कहानी कही थी। वुडवर्थ ने क्या कहा था कि जो स्मृति है ना वो सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है, इसलिए आंसर हो जाएगा वुडवर्थ। नेक्स्ट आइए 25 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी दशा या दशाएं अन्य ध्यान को आकर्षित करने की आंतरिक दशा नहीं है। अब इसमें क्या पूछा है, नेगेटिविटी मांगी है। ऑप्शन पढ़िएगा, उद्दीपन की स्थिति, आवश्यकता। ऑप्शन 3 में कहता है एक या दो, यानी कोई सा एक आएगा। ऑप्शन 4 में कहता है कि दोनों आ सकते हैं क्या। तो उद्दीपन की जो स्थिति होती है ना वो ध्यान को आकर्षित करने की आंतरिक दशा नहीं है। अब किससे आकर्षित करने की नहीं है, ध्यान को आकर्षित करने की हमारी ये आंतरिक दशा नहीं है। जबकि जो हमारी आवश्यकता है, आवश्यकता जो होती है ना वो ध्यान को आकर्षित करने की आंतरिक दशा सम्मिलित है। तो अब हम दोनों प्रश्नों को, दोनों चीज़ों को बहुत बढ़िया से समझ चुके होंगे। तो अब आवश्यकता है और आवश्यकता नहीं है, हमें क्या चाहिए, नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, उद्दीपन की स्थिति। आई होप कि यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस आपको बढ़िया से क्लियर होंगे। लास्ट 5 क्वेश्चंस और बचे हैं, इन्हें भी बने रहिएगा और पढ़िएगा। संवेग की उत्पत्ति डैश से होती है, यानी किसके द्वारा होती है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। ऑप्शन 1 है आदतों से, ऑप्शन 2 मूल प्रवृत्तियों से, ऑप्शन 3 शारीरिक विकास से, ऑप्शन 4 है संप्रत्ययों के निर्माण से। अब जो संवेग होते हैं ना, जिसकी उत्पत्ति मूल प्रवृत्तियों के कारण ही होती है। प्राणी की जो जटिल दशा है इसमें शारीरिक परिवर्तन प्रबल भावना के कारण उत्तेजित दशा और एक निश्चित प्रकार का व्यवहार करने की प्रवृत्ति निहित रहती है। अभी क्या हुआ, अभी तक 14 मूल प्रवृत्तियों के विषय में जाना जा चुका है, इसलिए संवेग की जो उत्पत्ति होती है वो संवेग की उत्पत्ति हमारी मूल प्रवृत्तियों से ही होती है। दैट इज ऑप्शन नंबर 2। 27वां पढ़िएगा। अभिप्रेरण के लिए अक्सर डैश शब्द का प्रयोग भी किया जाता है। ऑप्शन 1 संवेग, ऑप्शन 2 आवश्यकता, ऑप्शन 3 भावना और ऑप्शन 4 आपको दिया गया प्रत्यक्षीकरण। लॉविल जो थे ना, लॉविल के अनुसार अभिप्रेरणा जो है ना किसी व्यक्ति की किसी आवश्यकता की उत्पत्ति में उत्पन्न होती है। अब किसी आवश्यकता की उत्पत्ति में उत्पन्न होती है और अभिप्रेरणा जो होती है वो एक ऐसी प्रकार की क्रिया है, गतिशील होती, ऐसी प्रकार की क्रिया की ओर गतिशील होती है जो किसी आवश्यकता को संतुष्ट करेगी। इसी कारण अभिप्रेरणा को जो आवश्यकता है इस नाम से भी जाना जाता है। अब अभिप्रेरणा के लिए शब्द मांगा गया है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, आवश्यकता, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 28 पढ़िएगा। विद्यार्थियों में प्रत्यय विकास या निर्माण के लिए शिक्षक डैश होना चाहिए। अब आप चारों ऑप्शन को बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। विद्यार्थियों में जो प्रत्यय विकास का निर्माण होता है ना उसके लिए शिक्षक को शिक्षण विधि सरल से जटिल तथा विद्यार्थियों को व्यापक अनुभव व निर्मित प्रत्ययों के अंतरण का अवसर प्रदान करना चाहिए। यानी अगर हम सरल से जटिल की ओर चलेंगे तो हमें कोई भी समस्या नहीं होगी। अब ऑप्शन पढ़िएगा। शिक्षण विधि सरल से जटिल होनी चाहिए, ठीक है। विद्यार्थियों को व्यापक अनुभव का अवसर प्रदान करना चाहिए, ठीक है। विद्यार्थियों को निर्मित प्रत्ययों का अंतरण अवसर देना चाहिए, ठीक है। इसलिए आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी क्रियाएं होनी चाहिए। 29वां क्वेश्चन पढ़िएगा। चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। चिंतन की ये जो परिभाषा दी थी वो किसने दी थी, तो चिंतन जो मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है ये परिभाषा रॉस के द्वारा दी गई थी। अब रॉस हम देखें तो वो मिल रहा है हमें ऑप्शन नंबर 2, यानी ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल ठीक आंसर है। एक अंतिम क्वेश्चन इस सेशन का बना हुआ है, इसे भी पढ़िएगा। कल्पना के विकास के लिए ऑप्शन 1 ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षित करना चाहिए, ऑप्शन 2 कहानी सुनाना चाहिए, ऑप्शन 3 रचनात्मक प्रवृत्ति के विकास पर ध्यान देना चाहिए, ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी क्रियाएं करनी चाहिए। अब देखो, जब भी कल्पना के विकास के लिए ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण, रचनात्मक प्रवृत्ति का विकास और कहानी सुनाना, ये तीनों ही महत्वपूर्ण हैं। और जब ये हमारी तीनों ही महत्वपूर्ण हो जाती हैं इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी क्रियाएं करनी चाहिए। ये था आपका बाल विकास का सेशन जो कि यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट तथा विभिन्न शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। और ये एक हमारा जिसे कहते हैं कि काफ़ी बढ़िया सा सेशन बना हुआ है। इस सेशंस के पुराने पार्ट यानी कि पिछले पार्ट देखने के लिए वीडियो के जस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और अगर सेशन पसंद आया है लाइक करें, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कोई प्रॉब्लम आती है या कहीं भी आपको कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। अगर अभी तक जय स्टडी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य क्लिक करें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन।